नमस्कार दोस्तों। हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 स्लाइड से हम लोग इटली का एकीकरण के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं 2-3 लेक्चर्स से। और इसमें भी हम लोग इटली का एकीकरण का जो पहला चरण है उसके बारे में हमने अपने पिछले स्लाइड्स में स्टडी कर ली थी, और उसके अब अगले चरण की तरफ हम लोग इस लेक्चर में बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि जो दूसरा और तीसरा चरण है वो किस तरीके से इटली का हुआ और उसने किस तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इटली के एकीकरण को करने में और सारे राज्यों को एक एक राज्य के छत्र छाया में लाने में। तो देखते हैं मध्य इटली का एकीकरण। मध्य इटली जैसे ही जब लंबार्डी, जो कि पहले ऑस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र में था, जब युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद में लंबार्डी लंबार्डी है जूरिक की संधि के द्वारा पीडमोंट सार्डिनिया को प्राप्त हो गया, तो मध्य इटली में भी एक आंदोलन उठने लगा, स्वतंत्रता की मांग उठने लगी और वो सब राज्य भी पीडमोंट सार्डिनिया की तरफ मिलने के प्रयास करने लगे, क्योंकि जो और राज्य हैं उन्होंने भी देख लिया था कि पीडमोंट सार्डिनिया है वो किस तरीके से एक मॉडर्नाइज स्टेट के रूप में उभर रहा था और इट वाज हैविंग दैट पावर टू डील विद फॉरेन पावर्स, और वो एक एकीकरण लाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। इसीलिए जितने भी जो राज्य हैं वो मध्य इटली में मिलने, जो जो पीडमोंट सार्डिनिया में मिलना चाह रहे थे, और इसी के फलस्वरूप 1860 में मॉडेना, परमा, टस्कनी आदि जो राज्य हैं वो उन राज्यों में जनमत संग्रह हुआ, और इस जनमत संग्रह के द्वारा इन्होंने पीडमोंट सार्डिनिया में मिलने का निश्चय किया। हमें याद है कि प्लम्बे समझौता जब हुआ था, और प्लम्बे समझौता और उसके बाद में जो संधि हुई थी, उस विला फ्रैंका की संधि, उसके द्वारा परमा, मॉडर्ना, टस्कनी आदि के अंदर पूर्ववत स्थिति स्थापित कर दी गई थी और वहाँ के जो राजा हैं उनको वहाँ पे स्थापित कर दिया गया था पुनः। लेकिन अब 1860 में वहाँ पे जन्म संग्रह हुआ और जन्म संग्रह के माध्यम से पीडमोंट सार्डिनिया में ये राज्य मिलने लगे, और इस तरीके से लंबार्डी और मध्य इटली, जिसमें मॉडेना, पर्मा और टस्कनी के जो राज्य हैं वो अब पीडमोंट सार्डिनिया में शामिल हो गए। अब केवल जो साउथ इटली है, सदर्न इटली है, उसके राज्य जो कि अभी तक भी बिखरे हुए थे उनको संगठित किया जाना आवश्यक था। और ये जो तथ्य है वो ये जो संगठन है वो किसी फॉरेन शक्ति का सहयोग इसमें आवश्यक होने की संभावनाएं थी, और ये था कि जो शेष इटली है वो एक तरीके से पूरा इटली जो है वो अब फॉरेन पास की बिना किसी सहायता के वो जो सार्डिनिया है उसमें शामिल हो गया था, जो कि इटली की राष्ट्रीयता की एक बहुत बड़ी मिसाल थी। अब दक्षिण इटली में कुछ राज्य थे जहां पर पूर्व वंश का शासन था। वही राजवंश जहां का नेपोलियन तृतीय शासक था। नेपोलियन तृतीय भी पूर्व वंश का ही था, और साथ साथ में ये जो राजा थे वो भी पूर्व वंश के ही थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से फ्रांस का इन राज्यों के प्रति लगाव था। लेकिन 1860 के बाद में नेपल्स और सिसिली में विद्रोह बढ़ने लगे, तब कावूर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था, और वो ये था कि ये देश कूटनीति के माध्यम से नहीं मिलाए जा सकते, बल्कि यहाँ पे तो क्रांति की ही आवश्यकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रिया के साथ में काबूर ने एक कूटनीतिक दाव खेला था, और वो अब यहाँ पे संभव होता हुआ नहीं दिख रहा था, और इसी कारण से उसने ये स्टेटमेंट दिया। और ये सही भी था, क्योंकि नेपल्स और सिसिली के जो विद्रोहों की जो सफलता है उसमें बहुत बड़ा रोल गैरीबाल्डी का था। गैरीबाल्डी के कार्य देखते हैं। गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण नाम है, और इसका जन्म नीस में हुआ था, और हमें पता है अच्छे से कि नीस और सेवाई के जो क्षेत्र हैं वो प्लम्बे समझौते के फलस्वरूप फ्रांस को दे दिए गए थे।
गैरिबाल्डी को बहुत दुख हुआ था जब सेवॉय और नीस को फ्रांस को दे दिया गया था। ये मैजिनी से बहुत ज्यादा प्रभावित था। मैजिनी के बारे में हम अपने पिछले कुछ स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं कि मैजिनी किस तरीके से रिपब्लिक दल को सपोर्ट करता था और रिपब्लिक विचारधारा का समर्थक था। रिपब्लिक विचारधारा जो होती है उसमें राजा वंशानुगत नहीं होता बल्कि जनता के द्वारा चयनित होता है, और ये भी इसी तरीके के विचारों को रखता था। इसके विचारों से नाराज होकर के ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया था, और बाद में ये व्यक्ति जो है वो दक्षिण अमेरिका में चला गया था। वहां पे भी 1848 में इटली में वापस आए ये, और इन्होंने फिर से यहाँ पे असफलता इनको प्राप्त हुई, तब ये वापस से अमेरिका चले गए और फिर पुनः इटली आए। और यहाँ से जब ये इस बार जब फाइनली आए तो उन्होंने कैबोर और विक्टर इमैनुअल के साथ में संपर्क बनाए रखा। उसी तरीके से अपने नेतृत्व में उन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना भी की, जिसके सहयोग से सिसिली और नेपल्स को स्वतंत्रता प्राप्त हो सकी और उसे भी राष्ट्रधारा में मिलाया जा सका। सबसे पहले सिसिली में विद्रोह की बात करते हैं, देखते हैं कि विद्रोह कैसे हुआ। सिसिली के जो राज्य था वह यहाँ के बुर्बो वंश के राजा थे और वो भी निरंकुश थे, और यहाँ के जो जो देशभक्त लोग थे उन्होंने गैरिबाल्डी से प्रार्थना की कि उस समय तक गैरिबाल्डी का स्टेटस इतना हाई हो गया था, सब जानते थे कि वो एक रिपब्लिक विचारधारा के व्यक्ति हैं और धन संपन्न वो थे ही, तो वो एक प्रोमिनेंट व्यक्ति के रूप में इस समय उभर रहे थे। और उनकी प्रोमिनेंसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो सिसिली के जो देशभक्त हैं उन्होंने गैरिबाल्डी से प्रार्थना की कि वो यहाँ आए और उनका नेतृत्व करें। गैरिबाल्डी जो है वो भी सिसिली के जो देशभक्त हैं उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी, रिपब्लिकन होते हुए भी उन्होंने ये शर्त रखी कि वे विक्टर इमैनुअल के नाम पर, जो यहाँ के जो देशभक्त हैं वो विक्टर इमैनुअल के नाम पर विद्रोह करें। उन्हीं की प्रेरणा से 1860 में मसीना के निकट एक विद्रोह हो जाता है, और इस विद्रोह में यद्यपि विद्रोहियों को कुछ समय सफलता मिलती है, लेकिन जो विद्रोही होते हैं वो इतनी फ्रांस जैसे मजबूत सैनिक शक्ति के सामने बहुत देर तक खड़ी नहीं हो सकती थी, और अंततः जो फ्रांसीसी सैनिक हैं वो इस विद्रोह को दबा देते हैं। इस घटना के बाद में गैरिबाल्डी जो है वो खुद सिसिली की मदद के लिए आगे आते हैं और अपने जो फेमस लाल कुर्ती दल के जो स्वयं सेवक हैं उनको वो जनेवा से सिसिली की ओर लेकर जाते हैं, और वहां पर मर्सिला नामक जगह पे पहुंचते हैं। यहाँ पे इंग्लैंड की सहायता से गैरिबाल्डी अपने सारे सैनिकों को सिसिली पे उतारते हैं, और कैटाफिमी नाम के स्थान पर वो अपने इन लाल कुर्ती दल के स्वयं सेवकों के साथ में नेपल्स की सेनाओं को, जो कि मजबूत शक्तिशाली सेनाएं थी, उनको पराजित करते हैं। इसके बाद वे पलेर्मो में पर अधिकार कर लेते हैं, और जून के अंत तक सिसिली पर गैरिबाल्डी का अधिकार हो जाता है, और वो अल्टीमेटली खुद को यहाँ का एक अधिनायक घोषित कर देते हैं, और यहाँ की जो जनता है वो पूर्ण रूप से गैरिबाल्डी को समर्थन करती है। ये गैरिबाल्डी की एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसके थोड़े दिनों बाद ही गैरिबाल्डी अपने सैनिकों को लेकर नेपल्स पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर उनकी स्थिति बेहतर थी कंपैरेटिवली, क्योंकि सिसिली जो था वो एक तरीके से उनके अधिकार में था, और यहाँ से उनको अपार जन समर्थन मिल रहा था, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो भी अपने जो निरंकुश शासक हैं, बुर्बो वंश के शासक हैं, उनसे बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं थी, और इसी असंतुष्टि का लाभ उठाते हुए यहाँ के जो जन सैनिक, यहाँ के जो लोग, इसी गैरिबाल्डी ने यहाँ के लोगों का समर्थन प्राप्त किया, और उनकी असंतुष्टि के कारण ही बहुत सारे जो सैनिक जो लोग हैं वो भी गैरिबाल्डी के समर्थन में आ गए। यद्यपि बहुत बड़ी सेना का सामना गैरिबाल्डी और उनके सैनिकों को करना पड़ा, लेकिन जो कई सारे सैनिक जो कि शासक के पक्ष से युद्ध कर रहे थे, वो जब इनके साथ में मिलने लगे तो गैरिबाल्डी का समर्थन जो है वो, और गैरिबाल्डी का जो उत्साह है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगा। नेपोलियन तृतीय गैरिबाल्डी की प्रगति को रोकना चाहता था, लेकिन ब्रिटेन की सहानुभूति के कारण गैरिबाल्डी जो है वो नेपल्स में लगातार आगे ही बढ़ते चले गए। फ्रांसिस द्वितीय ने बहुत सारी कोशिश की, जो नेपल्स के राजा थे फ्रांसिस द्वितीय, उन्होंने कोशिश की कि गैरिबाल्डी को किसी न किसी तरीके से रोक दें, लेकिन उनके खुद के सेनापति जो है वो विद्रोही हो गए। अल्टीमेटली हुआ ये कि जो नेपल्स का शासक है वो नेपल्स छोड़ करके
चला गया और गैरिबाल्दी बिना किसी प्रतिरोध के आगे बढ़ते चले गए। यहाँ के जो लोग थे, जो कि जनता, यहाँ की जो जनता थी अपने शासकों से असंतुष्ट थी, उसने आगे बढ़ के गैरिबाल्डी का स्वागत किया और उन्हें दूसरा मसीहा माना। गैरिबाल्डी ने स्वयं को नेपल्स का अधिनायक घोषित कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने सिसिली का अपने आप को अधिनायक घोषित किया था, वैसे ही उन्होंने नेपल्स का भी अपने आप को अधिनायक घोषित कर दिया। और सिसिली और नेपल्स एक तरीके से गैरिबाल्डी के नेतृत्व में आ गए। उन्होंने मैजनी के ही एक समर्थक ब्रिटानिक को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। इन सफलताओं से उत्साहित होकर के गैरिबाल्डी जो है वो अब वेनेशिया, जो कि ऑस्ट्रिया के साथ में जब युद्ध हुआ था और पीडमोंट सार्डिनिया को प्राप्त नहीं हो पाया, उसको वापस से प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगा। साथ ही साथ में रोम की ओर भी वो लगातार बढ़ रहा था। लेकिन इस अभियान में उसके सामने कुछ ऐसी समस्याएं थी जो कि गंभीर हो सकती थी। उनमें से एक पहली समस्या थी फ्रांस का प्रतिरोध हो सकता था, क्योंकि फ्रांस का अभी भी समर्थन रोम को प्राप्त है और वो ये कतई नहीं चाहता कि एक शक्तिशाली राज्य उसके पास में स्थापित हुए। तो और इसके कारण एक अंतर्राष्ट्रीय संकट भी उपस्थित हो सकता था। दूसरा, जो काबूल खुद गैरिबाल्डी के द्वारा जो गणतंत्र की स्थापना हो सकने की जो संभावनाएं थी, उसके प्रति शंकित था। यदि गैरिबाल्डी इस समय वेनेशिया पर आक्रमण कर देता तो ऑस्ट्रिया भी युद्ध में शामिल हो जाता और फ्रांस भी युद्ध में शामिल हो जाता। और जब अभी तक, और इन दो बड़ी शक्तियों के सामने इटली, जो कि अभी तक टोटली असंगठित है, उसका लड़ना संभव नहीं था। और जो पाई हुई सफलता है वो एकदम से शायद संभवतः जा सकती थी। क्या काबूल बहुत प्रैक्टिकल था और उसे ये संभावनाएं सामने सामने होती हुई दिख रही थी। इस कारण से गैरिबाल्डी के साथ में उन लोगों ने थोड़ा सा नेगोशिएशन किया और गैरिबाल्डी जो है वो अल्टीमेटली उसने विक्टर इमानुअल की सत्ता को स्वीकार कर लिया। 1860 में गैरिबाल्डी के साथ में विक्टर इमानुअल ने नेपल्स में परिवेश किया और यहाँ का अपने आप को संयुक्त शासक घोषित किया। इस तरीके से दक्षिण राज्यों के साथ में इटली का विलय होते ही इटली का तृतीय चरण जो है वो पूरी तरीके से संपन्न हो गया। लेकिन एक प्रथम संसद की बैठक हुई 1861 में, जिसमें रोम और वेनेशिया, जो कि रोम अभी भी ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में था और जो रोम है उसे फ्रांस का समर्थन हासिल था। पोप के नेतृत्व में फ्रांस का नियंत्रण, फ्रांस से सुरक्षा प्राप्त थी। इन दोनों को छोड़कर इटली के सभी प्रतिनिधि इस संसद में उपस्थित हुए और इस संसद के द्वारा विक्टर इमानुअल द्वितीय को इटली का विधिवत शासक स्वीकार कर लिया गया और इस प्रकार सार्डिनिया का राज्य इटली का राज्य हो गया। संसद में काबूल का यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि रोम को इटली की राजधानी होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रोम जो है वो अभी भी इटली से दूर था, क्योंकि वो पोप के नियंत्रण में था और पोप को फ्रांस का संरक्षण प्राप्त था। इस तरीके से इटली को एक राष्ट्र का रूप देने में काबूल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उसने प्रैक्टिकल होकर के अपने दुश्मनों को आइडेंटिफाई किया, अपनी पावर्स को आइडेंटिफाई किया, अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में उन पर काम करना शुरू किया। इसी तरीके से मैजनी, गैरिबाल्डी और विक्टर इमानुअल, इन लोगों ने उसे महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। कैबूल की ये इच्छा थी कि रोम जो है वो संयुक्त इटली की राजधानी बने, पर वो अभी तक इटली में शामिल नहीं हो पाया और वेनेशिया भी अभी तक ऑस्ट्रिया के अधिकार में ही था। इस तरीके से यद्यपि 1861 तक सारे जो राज्य हैं वो एक एकीकृत राज्य के रूप में स्थापित हो गए पीडमोंट सार्डिनिया के नेतृत्व में, लेकिन अभी भी ये जो दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वो इटली के एकीकरण से दूर थे। इसलिए इनमें भी बहुत सारा काम किया जाना था। अनफॉर्चुनेटली 1861 में काबूल का देहांत हो गया और वो अपने टाइम में इटली का एकीकरण, जिसमें रोम उसकी राजधानी के रूप में स्थापित हुई, वो नहीं देख पाया। और गैरिबाल्दी जो है, गैरिबाल्दी का योगदान है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि जब विक्टर इमानुअल ने अपने राजा घोषित होने के बाद में गैरिबाल्डी को सम्मानित करने का प्रयास किया, तो उन्होंने सारी उपाधियां पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो देश के लिए सेवा की है वही अपने आप में एक बड़ा पुरस्कार है और
उन्हें और किसी पुरस्कार की कोई जरूरत नहीं है, स्वतंत्र इटली ही उनकी आकांक्षा थी और वो अमर रहे। तो ये जो महान लोग हैं, हमें इनके इनके जो विचार है उनसे पता चलता है कि ये कितने राष्ट्रीयता से उद्वेलित लोग थे। काबूर महत्वपूर्ण, हमने बार बार बात की है कि काबूर के बिना मैजिनी का जो आदर्शवाद है वो सफल नहीं हो पाता, और ना ही गैरिबाल्डी की जो पर्सनल वीरता थी वो भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो पाती अगर काबूर एक आउटलाइन, इटली का एकीकरण की आउटलाइन प्रस्तुत नहीं करता। क्योंकि अपने दुश्मनों को जान लेना, युद्ध करना, इस तरीके के काम करना, क्रीमिया के अंदर क्रीमिया के युद्ध के बाद में 1856 में जब पेरिस की संधि हुई उसमें उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, ये और इटली के प्रश्न को यूरोपीय प्रश्न बना देना, उसके एक अद्वितीय राजनयिक होने की पहचान पहचान थी। और बाद में गैरिबाल्डी का जो जोश है उसको नियंत्रित कर देना, वो एक बहुत, वो उसकी बुद्धिमानी थी, उसकी दूरदर्शिता थी, जिसके कारण इटली का एकीकरण है वो काफी हद तक सफल रहा उसी के टाइम में। देखते हैं इटली का जो अंतिम चरण था। इटली, हम जानते हैं कि रोम और वेनेशिया को छोड़ के इटली का एकीकरण लगभग पूरा हो चुका था, और रोम और इटली जो है वो, रोम और वेनेशिया है अभी भी इंटरनेशनल सिचुएशंस में से जुड़े हुए थे, क्योंकि इन दोनों ही इन दोनों ही क्षेत्रों पर विदेशी शक्तियों का अधिकार था। इटली की का जो एकीकरण, जो लास्ट के जो एकीकरण हुआ उनमें फ्रांस, जो प्रशा का एकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी, उनके साथ साथ में ही इटली के एकीकरण की प्रक्रिया चलती रही, और अल्टीमेटली प्रशा के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो सका। इटली, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था और बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध करने की प्लानिंग कर रहा था, तब उसने इटली से सहयोग प्राप्त करना चाहा। इसी सहयोग के फलस्वरूप 1866 में दोनों के बीच में एक संधि हुई, जिसमें युद्ध में इटली की सेना सहायता के बदले वेनेशिया दिलाने का वादा किया गया, और 1866 में प्रशा ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा कर दी। यद्यपि इस युद्ध में इटली को जगह जगह पे हारना पड़ा, लेकिन जब अल्टीमेटली प्रशा ने ऑस्ट्रिया को युद्ध में पराजित कर दिया, और इस पराजय के फलस्वरूप प्राग की संधि हुई, और प्राग की संधि के द्वारा वेनेशिया इटली को प्राप्त हो गया। इस तरीके से इटली में वेनेशिया विलय हो गया जनमत संग्रह के माध्यम से। इसी तरीके से रोम जो है वो इटली की जान थी एक तरीके से, और जब तक इटली रोम के बिना इटली एक तरीके से बिना शरीर, हृदय के शरीर था, लेकिन रोम पर पोप का अधिकार था। रोम में फ्रांसीसी सेनाएं पोप की सुरक्षा के लिए थी, ये हम लगातार बता रहे हैं। रोम की प्राप्ति का कार्य तब पूर्ण हुआ जब प्रशा और फ्रांस के बीच में युद्ध हो रहा था, वही जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से जब इन दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था, फ्रांस और प्रशा के बीच में, तब फ्रांस को उलझा हुआ देख करके विक्टर इमानुएल ने रोम पर आक्रमण कर दिया, और 1870 में रोम पर फाइनली इटली का एकाधिकार हो गया। रोम में भी जन्म संग्रह करवाया गया, और जन्म संग्रह के द्वारा बहुसंख्यक लोगों ने विक्टर इमानुएल के पक्ष में ही वोटिंग की, और पोप का समर्थन बहुत ही कम लोगों ने किया, जिसके फलस्वरूप रोम इटली में अल्टीमेटली शामिल हो गया और उसे संयुक्त इटली की राजधानी बना दिया गया। 12 जून 1971 को विक्टर इमानुएल ने संसद का उद्घाटन करते हुए कहा, जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन चढ़ा दिया आज वह पूरा हुआ है, हमें राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई है। तो इटली का एकीकरण अलग अलग चरणों के माध्यम से होता हुआ वो अल्टीमेटली 1870 में जाके ये सब चरण पूरे हुए, और जो संयुक्त इटली उभर कर यूरोप में आया। अब वो एक अलग अलग राज्यों का एक बंच नहीं था, बल्कि एक संयुक्त राष्ट्र था, और जिसकी एक अभिव्यक्ति थी। तो यूरोप में 1870 में एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में इटली स्थापित हुआ, जिसका कि बाद में बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूरोपियन हिस्ट्री के अंदर
हमें दिखाई देता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।